हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिशा अपने माता पिता की एक लौती बेटी थी। उसके पिता बहुत अमीर थे। उसे बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार से पाला गया था, इसीलिए दिशा बहुत ही आलसी और कामचोर थी। अब दिशा बड़ी हो चुकी थी, इसीलिए उसके माता पिता ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। दिशा के लिए एक बहुत ही अच्छे घर के लड़के पवन का रिश्ता आता है और पवन अपनी माँ के साथ दिशा को देखने आता है। दिशा की माँ उसे तैयार करके लेकर आती है। ये लीजिए बहन जी, आ गई हमारी बेटी। आपकी बेटी दिखने में तो बहुत सुंदर है। खाना बनाना और घर का काम तो कर लेती है ना? जी कर तो लेती है, मगर क्या मगर बहन जी? अगर आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनी तो घर का काम तो करना पड़ेगा। हमारे घर में खाना घर की बहुएं ही बनाती हैं। जी हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, इसलिए वो शादी के बाद इंडिपेंडेंट रहना चाहती है और खुद का सैलून खोलना चाहती है। जी ये तो बहुत अच्छी बात है कि दिशा इंडिपेंडेंट रहना चाहती है। हमें उसके काम करने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ घर भी तो संभालना पड़ेगा। पवन बेटा, तुम्हें दिशा कैसी लगी? माँ, मुझे दिशा बहुत पसंद है। जी फिर हमें रिश्ता मंजूर है। हमें भी आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब जल्दी से पंडित जी से कहकर कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर शादी पक्की करवाइए। जी बिल्कुल, फिर मैं कोई पास का ही मुहूर्त निकलवा लेती हूँ। अब दोनों परिवार वालों की मंजूरी से अच्छा सा मुहूर्त देखकर दिशा और पवन की शादी हो जाती है। अब दिशा अपने ससुराल में गृह प्रवेश करके आती है। अभी दिशा की शादी की रस्में चल ही रही थी कि अब बारी आती है खाना बनाने की रस्म की। तो कोमल दिशा से कहती है, बहू, आज तुम्हारी खाना बनाने की रस्म है। तुम पहली बार हमारी रसोई में खाना बनाने जा रही हो, तो जाओ और जाकर सबसे पहले कुछ मीठा बना लाओ। माँ जी मैं हाँ तुम्हारी ही अभी शादी हुई है, मेरी तो बहुत पहले हो चुकी है। ठीक है माँ जी। दिशा इतना कहकर रसोई में जाती है और अपने मन में सोचती है, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। क्या बनाकर ले जाऊँ सबके लिए? ऐसा करती हूँ, सबसे कह देती हूँ मेरे सैलून जाने का टाइम हो गया है, तो कोई मुझे खाना बनाने को कहेगा ही नहीं। दिशा एक थाली में सैलून के कागज रखकर ले आती है, जिसे देखकर कोमल दिशा से कहती है, ये क्या है बहू? मैंने तो तुम्हें कुछ मीठा बनाने को बोला था, तुम ये कागज क्यों परोस लाई? माँ जी, ये रस्म तो बाद में भी होती रहेगी। अभी मेरे सैलून जाने का टाइम हो गया है, तो क्या मैं जाऊँ? अरे बहू, पर घर के काम कौन करेगा? माँ जी, काम आप कर लेना। इतना कहकर दिशा सैलून के लिए निकल जाती है। हालांकि दिशा को सैलून का काम बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन उसने घर का काम ना करने की वजह से सैलून खोला था। अब सैलून का पहला दिन था और वहाँ एक लड़की आती है जो दिशा से कहती है, क्या तुम मेरी वी शेप में कटिंग कर सकती हो? हाँ बिल्कुल मैडम, बैठिए, मैं अभी आपके बाल काट देती हूँ। दिशा उस लड़की के बाल बिल्कुल ही छोटे छोटे कर देती है और वो जैसे ही अपने बाल शीशे में देखती है तो कहती है, हे भगवान, ये तुमने क्या किया? मैंने वी शेप में काटने को बोला था, वही तो काटे हैं। अरे तुमने वी शेप काटने की जगह मेरे पूरे बाल उड़ा दिए। मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगी। इतना कहकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ एक महिला सैलून में आती है और दिशा से कहती है, तुम्हें फेशियल करना तो आता है ना? जी हाँ बिल्कुल आता है। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपका फेशियल कर देती हूँ। मैं पहली बार करवा रही हूँ, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी नहीं होगी, आप बैठ जाइए। अब दिशा उस महिला का फेशियल करने लगती है। फेशियल होने के बाद दिशा उस महिला से कहती है, अब जरा जाकर अपना चेहरा आईने में देखिए। वो महिला जैसे ही अपना चेहरा शीशे में देखती है तो पहले जोर से चीखती है, फिर दिशा से कहती है, ये तुमने मेरे चेहरे का क्या हाल कर दिया? क्या हुआ मैडम? मेरे पूरे चेहरे का नक्शा बिगाड़ कर अब पूछ रही हो क्या हुआ? तुमने तो मेरा पूरा चेहरा लाल कर दिया। अब मैं ऐसा लाल बंदर सा मुंह लेकर बाहर कैसे जाऊंगी? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे ही दिशा के पास जितने भी कस्टमर आते हैं, दिशा उनका कुछ ना कुछ काम बिगाड़ ही देती है। किसी का चेहरा खराब करती है, तो किसी के बाल, तो किसी के आईब्रोज, जिस वजह से वो लोग दिशा को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। अब ऐसे ही एक दिन दिशा सोचती है, क्यों ना मैं प्रोफेशनल आर्टिस्ट को बुलवा लूं? थोड़े पैसे ही तो देने पड़ेंगे, पर काम तो अच्छा ही कर देगा ना, और कस्टमर भी खुश हो जाएंगे। अब दिशा अपने सैलून के काम के लिए प्रोफेशनल आर्टिस्ट को बुलवाने लगती है और वो उसका काम अच्छे से कर भी देती थी और दिशा को कोई काम तक नहीं करना पड़ता था।
अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सैलून में एक कस्टमर आती है जो दिशा से कहती है, क्या आपके सैलून में बाल हाईलाइट किए जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। आप बताइए आपको किस कलर के बाल हाईलाइट करवाने हैं? मेरे बाल खराब नहीं होने चाहिए। जी नहीं, मैं अभी आपके लिए प्रोफेशनल आर्टिस्ट को बुलवा देती हूँ। दिशा अपने आर्टिस्ट को कॉल करके बुला लेती है, लेकिन उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो झूठ बोलकर अपनी छोटी बहन को, जो अभी सब काम सीख रही थी, उसे भेज देती है और वो उस महिला के बाल हाईलाइट करने लगती है। बताइए मैडम, आपको किस कलर के बाल हाईलाइट करवाने हैं? लाइट गोल्डन कलर में ग्लोबल हाईलाइट। ठीक है, अभी ये आपके बालों को हाईलाइट कर देंगी। और कुछ ही देर में आर्टिस्ट संध्या के बालों को कलर कर देती है। वो संध्या के बालों में डार्क कलर कर देती है, क्योंकि उसे कलर्स में अभी ज्यादा तजुर्बा नहीं था और वो किसी भी तरह संध्या के बाल हाईलाइट करती है। फिर दिशा संध्या से कहती है, मैडम अब आपके बाल हाईलाइट हो चुके हैं, देखिए। ये तुमने क्या किया? What happened मैडम? आपने यही कलर तो बोला था। मैंने तुम्हें हल्का गोल्डन कलर करने को कहा था और तुमने ये डार्क कलर कर दिया। संध्या का रंग थोड़ा सांवला था और उसके ऊपर वो डार्क गोल्डन कलर एकदम अलग ही चमक रहा था, जो संध्या को बहुत बेकार लगता है। और गुस्से में संध्या दिशा को बहुत सुनाते हुए कहती है, तुमने मेरे सांवले रंग का मजाक बनाया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे सारे बाल खराब हो गए। अब तुम्हें इसका पूरा हर्जाना भरना होगा। हमें माफ कर दीजिए मैडम, आपके साथ जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। अब संध्या वहाँ से चली जाती है और उसके बालों का सारा खर्चा दिशा को भरना पड़ता है। ऐसे ही अब कुछ दिन और बीतते हैं। अब संध्या के सैलून पर एक दो लोग ही कभी कभी आते थे, लेकिन फिर भी उसे आर्टिस्ट का पूरा चार्ज देना पड़ता था, चाहे कोई कस्टमर आए या ना आए। अब संध्या के सारे पैसे खत्म हो चुके थे। वो आर्टिस्ट की फीस और दुकान का किराया देने के लिए अपने पति पवन से कहती है, पवन जी, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं बचे तो क्या मैं दुकान का किराया और आर्टिस्ट की फीस कैसे दूंगी? पर तुमने आर्टिस्ट क्यों बुलवाए? तुम्हें तो आता था ना सारा काम। नहीं पवन जी, वो मैंने झूठ बोला था। हाँ हाँ बहू, मुझे पता है। ये सब झूठ घर का काम ना करना पड़े इसलिए बोला था। जाने दीजिए माँ, अब खुद ही चुकाएगी सबका कर्ज। ये इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी ना। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी और अब मैं घर का सारा काम भी किया करूंगी। कोई बात नहीं पवन बेटा, अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो उसकी थोड़ी मदद कर दे। आखिर वो तेरी पत्नी है। ठीक है माँ। पवन आर्टिस्ट के सारे पैसे और दुकान का किराया चुका देता है और अब दिशा को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। अब दिशा घर के काम के साथ साथ सैलून का काम भी सीख रही थी, ताकि वो अपने सैलून को सच में अपने बल पर खोल सके। और अब सब दिशा से बहुत खुश थे। दीपा शादी करके जब अपने ससुराल आई तो वो बहुत खुश थी, पर समय के साथ उसको अपनी सास माया की कंजूसी के बारे में पता चला और वो अपनी सास की कंजूसी से परेशान होकर एक दिन अपनी माँ को फोन कर बोलती है, माँ, आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे ये पूछो क्या नहीं हुआ। मेरी सास एक पैसा खर्चने से पहले भी ना 10 बार सोचती है। उनका बस चले ना तो 3 टाइम का खाना एक ही टाइम में खिला दे बस हमें। कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सारी सास ऐसी ही होती है। तो ये बता, अनिल जी कैसे हैं? अरे नहीं माँ, वो तो बहुत अच्छे हैं। अरे जब तेरा पति अच्छा है तो तू सास के बारे में क्यों सोच रही है? टाइम के साथ साथ वो भी सुधर जाएगी। दीपा अपनी माँ से बात कर ही रही होती है कि तभी उसकी सास माया वहाँ आ जाती है। अपनी सास को देख माया अपनी माँ का फोन रख देती है और माया उससे बोलती है, अरे बहू, तेरे फोन का तो बैलेंस खत्म हो गया था ना, फिर तूने अपनी माँ को फोन कैसे किया? हाँ माँ जी, वो मैंने अनिल जी को बोल दिया था ना, तो उन्होंने ऑफिस जाने से पहले 3 महीने वाला रिचार्ज कर दिया। क्या 3 महीने का रिचार्ज? अरे इतना महंगा रिचार्ज कराने की क्या जरूरत थी? घर वाले फोन में तो बैलेंस था ही, ऊपर से अनिल के फोन में भी हमेशा बैलेंस रहता है, तो तुझे इतने बैलेंस की क्या जरूरत? माँ जी, इस बार का रिचार्ज तो हो गया, चलो अगली बार से मैं उन्हें मना कर दूंगी कि फोन में बैलेंस न डाले। पता नहीं कैसी कंजूस सास मिली है। ये सही है। अच्छा बहू, मैं ये बोलने आई थी कि सुबह जो रोटियां बनाई थी ना, वो अभी भी रखी हुई है, तो तू अब क्या ही खाना बनाएगी?
उसी को दोनों खा लेंगे सास बहू। जैसा आपको ठीक लगे माँ जी। इतना बोलकर दीपा सुबह का खाना गरम कर टेबल पर रखती है और अपनी सास को आवाज लगाती है। माया खाना खाने के लिए आती है। जहाँ दीपा को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती, तो वहीं माया खाना खाते हुए उससे बोलती है। क्या हुआ बहू, सुबह का खाना दोपहर में गले से नीचे नहीं उतर रहा क्या? नहीं माँ जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। पता नहीं पर आज सुबह से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या हुआ तेरी तबीयत को? मुझे तो तू बिल्कुल ठीक लग रही है। वो माँ जी। दीपा बोल ही रही होती है कि तभी उसे उल्टी आने लगती है और वो अपने मुंह पर हाथ रखकर वॉशरूम में चली जाती है। वहाँ से वो रूम में जाकर आराम करने लगती है। माया अपना खाना खत्म कर दीपा के पास जाती है और उससे बोलती है। जब सुबह ही तुझे पता था कि तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना खाना बनाना जरूरी था? माँ जी आप खाने की टेंशन मत लीजिए, वो मैं बाद में खा लूंगी। पता नहीं सुबह से मन इतना कच्चा कच्चा सा क्यों हो रहा है। 3-4 बार उल्टियाँ भी आ गई। कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, बहुत थकान भी हो रही है। सुबह से 2-3 बार उल्टी क्या हो गई? हमारी बहू रानी तो बिस्तर से ही नहीं उठ पा रही। बहू मुझे सब पता है, ये सब तेरे काम ना करने के नाटक हैं। माँ जी आपको जो सोचना है सोच लीजिए। 2-3 उल्टियाँ क्या हो गई? महारानी ने तो बिस्तर ही पकड़ लिया। एक हम थे अपने टाइम में, पूरा पूरा दिन भूखे रहकर खेती किया करते थे, और इन सब से तो झाड़ू पोछा नहीं किया जा रहा। माया दीपा को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से चली जाती है। रात को अनिल घर आता है। घर आते ही उसको दीपा की तबीयत के बारे में पता चलता है और वो जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर दीपा का चेकअप करवाता है। चेकअप करवाकर उसको डॉक्टर से पता चलता है कि दीपा प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी सुन अनिल और माया बहुत खुश होते हैं। माया दीपा के पास बैठकर अपने बेटे से बोलती है। अब बहुत जल्दी मेरे घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। दीपा, आज तुमने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है। मैं अभी मिठाई लेकर आता हूँ और माँ आप उसको पूरे मोहल्ले में बांट देना। अरे अभी मिठाई बांटने की क्या जरूरत है? बच्चा होगा तब उसकी छठी में सब आएंगे ही, उसी समय सबका मुंह मीठा हो जाएगा। अभी तो तू पैसे जोड़, घर में नया मेहमान आएगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है माँ, पर मुझे खाना तो मिल सकता है ना, या वो भी आप बचाओगी? अच्छा डॉक्टर, ये आपकी फीस। इतना बोलकर अनिल डॉक्टर को उसकी फीस देकर जाने की इजाजत देता है और माया अपने बेटे को खाना देती है। ऐसे ही 5 महीने बीत जाते हैं और एक दिन दीपा माया को अपनी दवाई की स्लिप देकर उससे बोलती है। माँ जी मेरी सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं। अब बस कैल्शियम की ही गोलियाँ रह गई हैं। 2 दिन में वो भी खत्म हो जाएंगी। आप और पैसे दे दो ताकि मैं दवाई ले आऊँ। अरे बहू, इतनी दवाइयाँ खाने से कुछ नहीं होगा। मैं तेरे लिए गोंद के लड्डू बना देती हूँ। ये माँ और बच्चे दोनों के लिए फायदेमंद होते हैं। और उसके लिए कुछ गोंद के लड्डू बना देती है। देखते ही देखते महीने बीतते जाते हैं और माया की कंजूसी बढ़ती ही रहती है। अब दीपा का 8वां महीना आ जाता है और एक दिन उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है। दीपा दर्द में माया के पास जाती है और उससे बोलती है। माँ जी आज सुबह से मुझे रह रहकर पेट में दर्द सा हो रहा है, कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। मैं सोच रही थी कि एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा ले। 6 महीने हो गए हैं अब तो। आपके कहने पर मैंने एक बार भी चेकअप नहीं करवाया है। ऐसे टाइम पर ऐसा होना लाजमी है। तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी मार्केट जा रही हूँ, आकर बात करते हैं। ये बोलकर माया मार्केट चली जाती है और दीपा के पेट का दर्द बढ़ जाता है। वो दर्द में तड़पते तड़पते चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कुछ देर बाद माया घर आती है, जहाँ वो अपनी बहू को फर्श पर बेहोश देखती है। अपनी बहू की ये हालत देख माया दीपा के फोन से अनिल को फोन करती है, पर फोन में बैलेंस ना होने की वजह से वो अनिल को इन्फॉर्म नहीं कर पाती और अपने कुछ पड़ोसियों की मदद से अपनी बहू को हॉस्पिटल ले जाती है, जहां वो हॉस्पिटल के फोन से अनिल को फोन करके हॉस्पिटल बुलाती है। डॉक्टर दीपा की गंभीर हालत को देखकर माया और अनिल को डांटते हुए बोलती है। कैसे लापरवाह इंसान है आप लोग। 6 महीने से एक बार भी दीपा को हॉस्पिटल चेकअप के लिए नहीं लेकर आए और ना टाइम टू टाइम दवाई दी। अरे दवाई नहीं दी, कम से कम खाने को तो ढंग से दे देते। मेरी बीवी और बच्चा ठीक तो हो जाएंगे ना डॉक्टर? उनकी हालत बहुत गंभीर है,
माँ और बच्चे का बच पाना बहुत मुश्किल है। ये बोलकर डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाती हैं और दीपा की डिलीवरी करती है। डॉक्टर्स अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं पर दीपा के बच्चे को बचा नहीं पाते। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर अनिल और माया को ये खबर देकर उनको कुछ देर बाद आईसीयू में दीपा से मिलने देते हैं, जहां अपने मरे बच्चे की खबर सुनकर दीपा बहुत दुखी होती है और माया रोते हुए दीपा से बोलती है, मुझे माफ कर दो, आज मेरी कंजूसी की वजह से हमारी घर की खुशियाँ चली गई। अब आपके माफी मांगने से हमारा बच्चा तो वापस नहीं आ जाएगा ना। अब हम दोनों उस घर में आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसा मत कहिए, मैंने अपना बच्चा खोया है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बच्चे से माँ की जुदाई का गम क्या होता है, इसीलिए मैं माँ जी को उस दर्द में नहीं देख सकती। आज आपकी गलतियों की सजा आपके साथ हम भी सह रहे हैं माँ। सही बोला है किसी ने, माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को ही भुगतनी पड़ती है। माया की कंजूसी की वजह से उसकी बहू गर्भवती तो हुई पर माँ बनने का सुख नहीं भोग पाई। इस घर को बचाने के लिए तुमने अपनी किडनी बेच दी? क्यों किया तुमने ऐसा सरिता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ, क्या जवाब देता मैं खुद को? क्यों? अब इस घर पर मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आप दोनों के लिए और इस घर के लिए कुछ कर सकूं? आपने मेरी जिंदगी संवारी, मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे कोई गम नहीं है। मैंने जो भी किया, अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतुल ऑफिस से थका हारा घर आता है, जहां उसकी पहली बीवी शिवानी उसके आते ही उससे बोलती है, आज फिर आप खाली हाथ आ गए? शिवानी, तुम्हें पता है अभी पैसों की कितनी तंगी चल रही है। ऊपर से ये कर्ज जो तुमने अपने शौक पूरे करने के लिए लिए थे, उन्हें भी चुकाना है। हाँ, सारी गलती तो मेरी थी ना। मैं ही पागल थी जो हम दोनों के बारे में सोच रही थी, पर मुझे क्या पता था कि जिस इंसान को मैं अपनी सारी जमा पूंजी सौंप रही हूँ वो फ्रॉड है। शिवानी के रोने की आवाज सुनकर शिवानी की सौतन सरिता बाहर आकर बोलती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? अरे यार, जो कुछ भी हो रहा है ना वो तेरी वजह से ही हो रहा है। मनहूस कहेगी, जब से हमारी जिंदगी में आई है जिंदगी बर्बाद करके रख दी है हमारी तूने। एक एक पाई जोड़कर मैंने और अतुल जी ने वो घर लिया था और वो डीलर वो फ्रॉड निकला, हमारे पैसे लेकर भाग गया और आज हम बिना घर के ही उसके लोन की किस्तें भर रहे हैं। साथ ही अतुल जी की नौकरी भी चली गई। पता नहीं तू कब जाएगी इस घर से। पर इन सब में मेरी गलती क्या है? शिवानी, अपनी गलतियों को सरिता के सर पर मत मढ़ो। अतुल शिवानी को डांटकर वहाँ से चला जाता है और शिवानी मुंह बनाकर अपने रूम में सो जाती है। काफी रात हो जाती है पर अतुल हॉल में सोफे पर लेटकर कुछ सोच रहा होता है और सरिता उसके लिए खाना लेकर उसके पास आकर बोलती है, अतुल जी, बहुत रात हो गई है और आपने अब तक कुछ भी नहीं खाया, आप कुछ खा लीजिए। सरिता, मुझे भूख नहीं है, तुम जाकर सो जाओ। सरिता वहाँ टेबल पर खाना रखकर वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह अतुल जल्दी से तैयार होकर जॉब की तलाश में निकल जाता है। सरिता सुबह उठकर बाहर अतुल को देखने आती है, लेकिन अतुल घर पर नहीं होता, जिसके बाद उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर जाती है, जिसे देखकर सरिता खुद से बोलती है, रात को भी कुछ नहीं खाया और सुबह भी बिना कुछ खाए चले गए। सरिता टेबल पर रखा खाना किचन में लेके जाती है और घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद शिवानी तैयार होकर बाहर जाने लगती है। उसको ऐसे तैयार होकर बाहर जाता देखकर सरिता उससे बोलती है, दीदी, आप इतनी तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? मैं अपनी दोस्त के घर किटी पार्टी में जा रही हूँ और हाँ, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा तो घर का सारा काम वाम कर लेना और अतुल जी आए तो उनको खाना दे देना। पर दीदी, घर के हालात अभी कुछ ठीक नहीं है, मुझे लगता है आपका पार्टी वार्टी करना कुछ ठीक नहीं होगा। अब तुम मुझे बताओगी कि इस घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। अरे तुम्हें इस घर में झेल रही हूँ यही काफी है, मेरा बस चले तो तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाल दूं। इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। रात को अतुल घर आता है और घर आते ही शिवानी को आवाज देता है। अतुल की आवाज सुनकर सरिता बाहर आती है और अतुल से बोलती है, दीदी घर पर नहीं है। क्या शिवानी घर पर नहीं है? इस समय वो कहाँ हो सकती है? वो दीदी बोल रही थी कि वो अपने दोस्त के घर जा रही है और रात को घर आने में लेट हो जाएगी। आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मुझे नहीं खाना, तुम खा लो। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लीजिए।
सरिता, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानती हो कि मैंने तुमसे बस इसलिए शादी करी थी क्योंकि मेरी कार से तुम्हारे पिताजी की जान गई थी और वो मरते हुए चाहते थे कि उनकी नजरों के सामने तुम्हारी शादी हो। बस इसलिए मजबूरी में आकर मैंने तुमसे शादी की थी। अतुल जी, मुझे सब याद है, पर मैं ये सब इंसानियत के नाते कर रही हूँ, जैसे आपने किया था। आइए अब कुछ खा लीजिए। सरिता के रिक्वेस्ट करने पर अतुल उसके साथ बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद दोनों सरिता के रूम में जाते हैं और एक दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करने लगते हैं। तभी शिवानी घर आती है और उन दोनों के हंसने की आवाज सुनकर सरिता के रूम में जाती है और सरिता से बोलती है, अतुल जी के कहने पर मैंने तुझे इस घर में रखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे पति को अपना पति कहेगी। माना कि तुम दोनों की शादी हुई है, लेकिन वो बस मेरे पति हैं। बस करो शिवानी, बहुत हुआ। अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी सरिता के खिलाफ। क्यों? आखिर क्यों ना बोलूं? अरे जब से ये मनहूस लड़की हमारी जिंदगी में आई है, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। शिवानी हमेशा की तरह सरिता को भला बुरा सुनाकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शिवानी अतुल के पास आती है और अतुल से बोलती है, अतुल जी, आज शॉपिंग करने चलते हैं। शिवानी, तुम्हें पता है अभी हम एक एक रुपए के लिए मोहताज हैं और तुम हो कि रोज पैसे उड़ाने की बात करती रहती हो। पहले से ही इतना कर्ज है कि चुका पाना मुश्किल हो रहा है। ले देकर हमारे पास बस ये घर बचा है जो कि बंसीलाल के पास गिरवी रखा हुआ है। अगर मैंने अतुल शिवानी से बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ बंसी आता है और बोलता है, क्यों अतुल जी, कर्ज बस लेना ही आता है या उसको चुकाना भी आता है? मुझे कुछ महीने का टाइम और दे दो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगा। अरे और कितना टाइम चाहिए? बस थोड़ा सा और टाइम दे दीजिए। यहाँ खाने को मोहताज है, पर शौक देखो दो दो बीवियों का। वैसे आप दोनों स्वतंत्र एक ही घर में कैसे रह सकती हैं? ये हमारे घर का मसला है, अगर आप इसमें ना ही घुसे तो ही अच्छा होगा। और रही बात आपके पैसों की, तो वो मैं आपको कुछ ही दिनों में लौटा दूंगी। चलो तुम्हारे कहने पर 10 दिन और देता हूँ, और अगर इस बार मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो तुम तीनों अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से चले जाना। ये बोलकर बंसी वहाँ से चला जाता है। बंसी के जाते ही अतुल सरिता का कसकर हाथ पकड़कर उससे बोलता है, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? 10 दिनों के अंदर इतने पैसे कहाँ से लाओगी? ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ये बोलकर सरिता अपने रूम में जाती है और अतुल जॉब की तलाश में। जहाँ अतुल जॉब की तलाश कर रहा होता है तो वहीं सरिता अपनी किडनी को बेचने के लिए हॉस्पिटल जाती है, जहाँ वो डॉक्टर से बात करके अपनी एक किडनी बेच देती है। ऑपरेशन होने की वजह से सरिता घर नहीं आती। अतुल को सरिता की टेंशन होने लगती है। ऐसे ही कुछ एक हफ्ते बीत जाते हैं, पर सरिता घर नहीं आती। इस बात पर शिवानी अतुल से बोलती है, जब मुसीबत सर पर आई तो चूहों की तरह भाग गई मुंह छुपाकर। अरे तब तो बड़े बड़े बोल बोल रही थी कि 10 दिन के अंदर सारे पैसे लाकर चुका दूंगी। अब देखा 10 दिन से एक दिन ऊपर होने वाला है। महारानी का कोई अता पता नहीं है। शिवानी, कभी कुछ अच्छा बोल सकती हो उसके लिए? इतना बोलकर अतुल सरिता को ढूंढने के लिए निकला ही था कि तभी सरिता वहाँ पैसे लेकर आती है और अतुल को पैसे देते हुए बोलती है, आप ये पैसे अभी बंसी को जाकर दे दीजिए। सरिता, तुम कहाँ चली गई थी और ये पैसे ये कहाँ से आए तुम्हारे पास? अतुल सरिता से सवाल कर ही रहा होता है कि तभी कमजोरी होने की वजह से सरिता बेहोश हो जाती है। अतुल उसके मुंह पर पानी की कुछ छींटे मारता है। सरिता के होश में आते ही अतुल उसको अपनी कसम देता है और पैसों के बारे में पूछता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी सरिता को सारा सच अतुल को बताना पड़ता है, जिस पर अतुल उससे बोलता है, इस घर को बचाने के लिए तुमने अपनी किडनी बेच दी? क्यों किया तुमने ऐसा सरिता? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बताओ, क्या जवाब देता मैं खुद को? क्यों? अब इस घर पर मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं आप दोनों के लिए और इस घर के लिए कुछ कर सकूं? आपने मेरी जिंदगी संवारी, मुझे अपने घर में जगह दी, मुझे कोई गम नहीं है मैंने जो भी किया। और अगर मुझे कुछ हो भी जाता तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरिता की बात सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती है, नहीं सरिता, तुम सही थी, मैं ही गलत थी। मैं कभी तुम्हारी अच्छाई देख ही नहीं पाई। इस घर पर मुझसे भी ज्यादा हक तो तुम्हारा है। आज सही मायने में तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब पैसे आ चुके हैं, आप बंसी को उसके पैसे दे दीजिए।
अतुल सरिता के कहने पर बंसी को उसके पैसे दे देता है। कुछ ही दिनों में अतुल की जॉब भी लग जाती है, जिसके बाद तीनों एक साथ अपने घर में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।